डियर स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम में 4 दिन और बचा है। इस 4 दिन में क्या कुछ किया जा सकता है जो हमारा कम से कम 8-10 क्वेश्चंस बढ़ा दे, स्कोर्स बढ़ा दे। 4 सब्जेक्ट्स 4 दिन में किया जा सकता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और बिहार स्पेशल। पैरेलल इसके करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स में बहुत कुछ है पढ़ने को, तो करंट अफेयर्स डेली करते चलना है। इस बीच 4 दिन में 4 सब्जेक्ट्स कैसे लेकर हम लोग बढ़ेंगे क्विक रिवीजन के रूप में। और इसी के तहत आज हिस्ट्री हम लोग बात कर रहे हैं कि हिस्ट्री एक क्विक रिवीजन के तौर पर क्या कर लें कि कम से कम हमारे 5, 7, 8 क्वेश्चंस बढ़ जाए। सबसे पहले आइए, अगर हिस्ट्री की बात करें, एंशिएंट हिस्ट्री में स्रोत एक क्वेश्चन आपका बढ़ा देगा, डेफिनेट है। और हमें लगता है कि एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत। दूसरा आप कर लें सिंधु सभ्यता, लेकिन सिंधु सभ्यता में डेप्थ में नहीं जाना। बॉक्स बनाकर दिया हुआ है सभी हड़प्पा स्थल कहाँ हैं, किस नदी के किनारे हैं, किसने खोजा और यहाँ क्या मिला। यहाँ क्या मिला, इसके लिए आप एनसीईआरटी सार, बहुत सारे लोगों ने लिया है, उसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है। जो एनसीईआरटी सार कॉस्मोस पब्लिकेशन का हम लोगों ने लिया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, उसमें सिंधु सभ्यता के स्थलों में क्या कहाँ मिला, ये बहुत अच्छा दिया हुआ है। तीसरा ये वैदिक सभ्यता, डीप में नहीं जाना, डेप्थ में नहीं जाना है, केवल आप कर लें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। एक पेज में ही केवल इतना आप जान लें कि ऋग्वेद में क्या है। कहीं पर कर्मकांड है, कहीं पर सामाजिक धार्मिक व्यवस्था है, कहीं पर मंत्रों का उच्चारण है, तो कहीं पर संगीत है या बीमारियों का इलाज है या तंत्र मंत्र है। इसे पढ़ने वाले पुरोहित क्या कहते थे, तो इतना आप कर लें। और जो प्राचीन नदियां हैं, जो 5 प्रमुख नदियां हैं, सतलज है, सिंधु है, व्यास है, रावी है, ये तब क्या कहलाती थी। और बॉक्स बनाकर दिया हुआ है कि सभी वेद, जो 4 वेद हैं, उनके उपवेद, ब्राह्मण और उपनिषद। तो ये आप कर लें शॉर्ट में वैदिक सभ्यता में। उसको नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महाजनपद काल। 16 महाजनपद है। सबसे पहले इसके सभी की राजधानी और ये किस राज्य में स्थित है, जैसे कि अश्मक है, मत्स्य है, अवंती है, ये सब कहाँ कहाँ स्थित है, बस इतना आप कर लें। महाजनपद काल बहुत इंपॉर्टेंट है। और मगध महाजनपद को थोड़ा सा डिटेल्स में कर लें। उसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाता है, और यह है धार्मिक आंदोलन का काल। 6ठी शताब्दी ईस्वी के आसपास जो धार्मिक आंदोलन हुआ, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक धर्म, इनके डिटेल्स आप लेंगे, लेकिन डेप्थ में नहीं जाना। फिर हम यहाँ कहेंगे इनके दर्शन समझ लें, और बुद्ध और महावीर के जन्म से लेकर उनके महाप्रयाण से लेकर उनका दर्शन और कुछ प्रमुख ग्रंथ जो धार्मिक ग्रंथ है, इतना भर भी आप कर लेते हैं, बहुत हो जाएगा। उसके बाद बहुत छोटा है, अगर कर सकते हैं तो 1/4 पेज में है सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 बीसी में। 19 महीने सिकंदर रहा। हाइडेस्पस का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने कुछ नगर बसाए, सिकंदरिया, 2 जगह सिकंदरिया नगर बसाए। थोड़ा सा आप शॉर्ट में कर लें सिकंदर का भारत पर आक्रमण। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मौर्य साम्राज्य। अब देखिए मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा है, केवल आप प्रशासन कर लें और अशोक के अभिलेख कर लें, इट्स ओवर नाउ। नेक्स्ट आइएगा तो मौर्योत्तर काल में मध्य एशिया से संपर्क है। इस समय इंडो यूनानी आ गए, शक आ गए, पहलव आ गए और कुषाण। शॉर्ट में है, ब्रीफ में दिया हुआ, एक बार आप गो थ्रू हो जाए, ग्लांस डाल लें। मध्य एशिया से संपर्क मौर्योत्तर काल में। उसके बाद गुप्त काल है। गुप्त काल शासन का विकेंद्रीकरण है। तो यहां पर आपको शासन से अधिक शासक के बारे में करना चाहिए, जिसमें चंद्रगुप्त प्रथम है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है। 3 शासक को कर लें, इनके समय क्या क्या हुआ, कौन संगीत प्रेमी था, किसने नवरत्नों को रखा, किसके राज कवि कौन थे, तो ये आप कर लेंगे गुप्त काल से संबंधित। उसके बाद वैसे तो हर्षवर्धन भी है, अगर 606 से लेकर 647, केवल इतना कर लें कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, इसके समय वेनसांग आया, इनके राज कवि थे वाण भट्ट, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी। स्वयं हर्षवर्धन ने 3 प्रमुख रचनाएं की, नागनंद प्रियदर्शिका, रत्नावली। उसके बाद वाण भट्ट ने हर्षचरित्र लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहां पर, मोक्ष परिषद हर 5 वर्ष पर हर्षवर्धन आयोजित करता था। उसके बाद थोड़ा सा दक्षिण भारत आप आ जाए, पल्लव और चोल कर लेना चाहिए। केवल इनके संस्थापक जितने भी, देखिए इतिहास जितना भी आप कर रहे हैं, हर वंश का संस्थापक जरूर आप करेंगे। एक क्वेश्चन संस्थापक से डेफिनेटली दिखाई देगा। तो चोल और पल्लव के संस्थापक कौन थे, उसके बाद इनकी राजधानी कहाँ थी, प्रमुख शासक के मरकल, और फिर यहाँ पर कुछ मंदिरों का निर्माण हुआ, कुछ स्ट्रक्चरल फीचर्स जैसे गोपुरम कैसे कहते हैं, विमान कैसे कहते हैं, तो ये सब आप कर लेंगे। चोल और पल्लव बिल्कुल शॉर्ट में आप करें। उसके बाद आप प्राचीन भारतीय इतिहास यहीं पर छोड़ देंगे, मध्यकाल में इन करते हैं। स्टार्ट होता है तुर्कों के आक्रमण से, लेकिन छोड़ सकते हैं आप खिलजी और तुगलक कर लें।
अलाउद्दीन खिलजी और उसके समय के सुधार और तुगलक कर लें, विशेषकर मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक। और दिल्ली सल्तनत का प्रशासन जरूर कर लें कि कुछ प्रमुख अधिकारी क्या कहलाते थे और कौन कौन से विभाग नए नए स्थापित किए, दीवानी खैरात, दीवाने बंदगान या अमीर कोही, ये सब किस प्रकार के विभाग थे। उसके बाद मुगल काल में आते हैं। बाबर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन दिखेंगे दिखेंगे। 4 साल का शासन है, 1526 से लेकर 1530 के बीच। 4 प्रमुख युद्ध हैं, चारों युद्ध आप करेंगे, क्योंकि ये युद्ध एग्जाम्स में कई बार मैचिंग के रूप में आते हैं। बाबर के 4 युद्ध, 4 साल का शासन है, 1526 से लेकर 1530। उसके बाद हुमायूं और शेरशाह, चूंकि एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ युद्धों में संलग्न रहे, तो छोटा सा यहाँ पर भी काल आपको दिखाई देगा हुमायूं और शेरशाह का। और उसके बाद अकबर आप कर लें और लास्ट में औरंगजेब आप कर लें। यहाँ पर भी हम कहेंगे कि मुगल काल का प्रशासन जरूर कर लें। धार्मिक विभाग कौन देखता था, मुख्य सेनापति क्या कहलाता था, तो प्रशासन कर लें। भूमि के अलग अलग प्रकार थे, परती, पोलत, चाचर, बंजर, ये सब आप कर लें, मुगल काल से संबंधित। उसके बाद आते हैं मुगलों के पतन से। 1707 से लेकर 1857 9 प्रमुख शासक हैं। ये सभी शासक किसी न किसी घटनाक्रम के कारण याद आते हैं। बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह द्वितीय तक 1707 से लेकर 1857 के बीच मुगलों का पतन करना है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है इस बीच मराठों का उत्कर्ष। इसमें शिवाजी पर आप अच्छे से करें, एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है। इसमें शिवाजी का अष्टप्रधान करें, उनके जन्म से लेकर 1627 से लेकर 1680 के बीच के पुरंदर की संधि बीच में आएगी। और अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में कौन किस विभाग का प्रमुख था। उसके बाद यूरोपियनों का आगमन आता है, लेकिन डेप्थ में नहीं जाना, केवल पहली कोठी आप कर लें। किसने स्थापित की, कहां स्थापित हुआ, फ्रांसीसियों की पहली कोठी, अंग्रेजों की पहली कोठी या डच की पहली कोठी, केवल पहली कोठी स्थापित कर लें। और किसने उसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कलकत्ता का संस्थापक कौन था, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट विलियम, ये सब आप कर लेंगे। थोड़ा सा यूरोपियनों का आगमन आप कर लें, छोटा सा दिया हुआ है 2 पेजेस में। उसके बाद अंग्रेजों के भारतीय शासकों के साथ संबंध बीच में आपको देखने को मिलेगा। इसमें मैसूर में टीपू सुल्तान और हैदर अली बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 युद्ध हुए, केवल 4 युद्ध आप कर लें। और उसमें कौन कौन सी संधियां हुई, 3 संधियां हुई, 4 युद्ध हुए। इसमें मद्रास की संधि है, मंगलौर की संधि है, श्रीरंगपट्टम की संधि है। उस पर कर्नाटक वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके बीच हुआ, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। और उसके बाद होने वाली संधियां, पेरिस की संधि कहाँ हुई, मद्रास की संधि कहाँ हुई, ये सब आप करेंगे कर्नाटक वॉर में। और फिर संधि, और फिर बक्सर और पलासी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अंग्रेजों का बंगाल के साथ संबंध जरूर समझना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही अंग्रेज भारत में शक्तिशाली हुए। तो पलासी और बक्सर का युद्ध। उसके बाद गवर्नर जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है, वायसराय और गवर्नर जनरल। इसमें वॉरेन हेस्टिंग्स है, कॉर्नवालिस है, वेलेस्ली है जिसने सहायक की संधि की। उसके विलियम बेंटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड केनिंग, ये सब कुछ प्रमुख गवर्नर जनरल। उसके बाद आ जाता है 1857 का महासंग्राम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन डेप्थ में नहीं जाना है। मंगल पांडे का कंटेक्स्ट 29 मार्च 1857 और फिर 10 मई 1857 मेरठ का विद्रोह। किस किस रेजिमेंट में यह विद्रोह हुआ और कौन नेतृत्व कर रहा था। उसके बाद बॉक्स बना कर दिया हुआ है, कहां कहां विद्रोह हुआ और कहां कहां विद्रोह को किसने दबाया। निकलसन, हडसन, नील है, इन लोगों ने कहां कहां विद्रोह का दमन किया और कहां विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था। तो 1857 का महासंग्राम भी आप डेप्थ में ना जाकर केवल इतना कर लें जो बॉक्स बना कर दिया हुआ है। लखनऊ में और कानपुर में 1 दिन का डिफरेंस है। लखनऊ में 4 जून जबकि कानपुर में 5 जून 1857 को विद्रोह हुआ था। तो ये कई बार क्रोनोलॉजी आया था, क्रम आ जाता है 1857 का महासंग्राम। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण, जिसे रेनेसा कहते हैं या सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। अब इसमें कम से कम ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी और अहमदिया आंदोलन, इतना भी आप कर लेते हैं बहुत हो जाएगा। उसके बाद कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना 1880 के दशक को आप जरूर समझ लें, किस प्रकार एक भारत में एक संगठित राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हुई 1885 में। 1884 और 85 का काल बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन लोग इसके पीछे काम कर रहे थे। और पहला 4 सेशन देश के अलग अलग क्षेत्रों में हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर बंगाल विभाजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वदेशी मूवमेंट और बहिष्कार आंदोलन चला, तो बंगाल विभाजन 1904-05 का और स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। इसी समय कांग्रेस का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है 1906 और 7 का, जो बराबर एग्जाम में आता है। उसको 1909 का मार्ले मिंटो सुधार बहुत इंपॉर्टेंट है। 1916 का कांग्रेस लीग समझौता है। और फिर 1916 में ही होम रूल मूवमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने चलाया। और फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद असहयोग आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट, असहयोग आंदोलन के बाद चौरी चौरा की घटना। उसके बाद जंप करते हैं 1930 से 34, बहुत इंपॉर्टेंट है। नमक सत्याग्रह से लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन के बीच बहुत सारी घटनाएं हैं जो एग्जाम्स में आने ही आने, चाहे गांधी इरविन समझौता हो, गांधी अंबेडकर समझौता हो या सांप्रदायिक घोषणा हो। उसके बाद 1940 में सीधे आ जाते हैं जब व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ। और उसके बाद क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हर हाल में आपको समझ कर जाना है।
क्रिप्स मिशन 1942 और कैबिनेट मिशन 1946 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके आधार पर भारत का विभाजन हुआ। बीच में क्विट इंडिया मूवमेंट है। ये घोषणा कब हुई? वर्धा घोषणा के द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ। उसके बीच में शिमला समझौता है, ये थोड़ा सा समझ लें। उसका शाही नौसेना विद्रोह भी यहीं पर हो जाता है। और यहीं पर 1942-43 में आपको आज़ाद हिंद फौज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। और उसके बाद इटली की घोषणा और माउंटबेटन घोषणा के बाद भारत का फाइनली विभाजन हुआ। तो इतना आप हिस्ट्री में कर लें। इसके डिटेल्स हम अगले वीडियो में देंगे कि इसके इन डेप्थ अगर आप करना चाहें तो आप क्या क्या कर सकते हैं। टेक केयर।